हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो अगर मैं आपको ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करना सिखा देता हूं तो आप नाइलेट सेंटर के जो भी एग्ज़ामिनेशंस फॉर्म होते हैं उन्हें आप आसानी से फिल कर सकते हैं। लगभग सभी एक ही तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप या तो सर्च करेंगे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाइलेट या फिर आप डायरेक्टली लिखते हैं ट्रिपल सी ऑनलाइन। तो भी आपको क्या होता है, देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सिस्टम नाइलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक नाइलेट का स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पूरा वेब पेज ओपन होकर के नज़र आएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद देखिए आपका बैकग्राउंड में सारा डेटा एक्टिव होता है। फिर आप यहाँ पर जो कट की बटन है, क्लोज़ की बटन, वहाँ पे क्लिक करके इसे क्लोज़ करिए। क्लोज़ करने के बाद आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हमने अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन पे क्लिक किया। क्लिक करते ही अब आपके सामने देखिए यहाँ पे कोर्स ऑन कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर आइएगा तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिख रहा है। आप यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक डिक्लेरेशन और उसके नीचे एक चेक बॉक्स दिखता है। तो आप जैसे ही चेक बॉक्स को टिक करते हैं, टिक करके आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए नाइलेट सेंटर का ट्रिपल सी का फॉर्म ओपन होकर के आ चुका है। आप ऊपर से नीचे तक इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आपने पहले से फॉर्म फिल किया है ट्रिपल सी का तो ये पूछता है कि आपने पहले से ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है। अगर हाँ तो आप यस के बटन पर क्लिक करिएगा और पिछला रोल नंबर आप यहाँ पर अपना लिख सकते हैं, जिससे आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल पहले से यहाँ पर इंटर हो जाएगी। जैसे कि आपने OTR का भी नाम सुना और देखा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही। हालांकि मैंने नो कर दिया, मुझे नया फॉर्म फिल करना है। तो अब उसमें पूछता है आप किसी पर्सन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो लेडीज़ है या जेंट्स। तो मैंने कहा भाई मुझे मान लीजिए किसी लड़के का फॉर्म फिल करना है, तो मैंने मिस्टर को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब उस पर्सन का जो भी नाम होगा आप वो यहाँ फिल कर सकते हैं। हालांकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कारण हम यहाँ पर कोई ओरिजिनल डेटा नहीं दिखा सकते आपको। फिर अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है पिता का नाम। आप यहाँ पर पिता का क्या नाम रखना चाहते हैं, जो आपके पिता का नाम होगा या जिस पर्सन का आप डेटा फिल कर रहे हो उसके पिता का नाम आप यहाँ लिखते हैं। और फिर आता है आपके पास मदर्स यानी माता जी का नाम। आप माता जी का भी नाम यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं, मतलब जो भी आपकी माता का नाम होगा। फिर अब उसके बाद क्योंकि आपने मिस्टर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर यहाँ पर मिस सेलेक्ट कर रहे होते तो यहाँ पर फीमेल का डेटा ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट होता। अब यहीं पर कहता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप उसे फिल कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं। फिर आप आता है आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी, जनरल, OBC, SC ST। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप अपनी वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने OBC सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। फिर आपका व्यवसाय, आप किसी प्रकार से कार्यरत हैं कहीं पर गवर्नमेंट में, है ना, या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर नहीं तो आप अदर्स यानी अन्य का ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करिए। फिर आपसे पूछेगा दिव्यांगता, क्या आप दिव्यांग हैं। अगर हाँ तो आप यस पे क्लिक करिए। और यस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर देखिए क्या करेगा, दिव्यांगता के सारे क्रेडेंशियल डेटा जो होते हैं वो आपसे पूछने का प्रयास करेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप उसका डिटेल यहाँ पर फिल करें, किस टाइप से आप दिव्यांग हैं, कितने परसेंटेज लेवल तक आप दिव्यांग हैं। हालांकि मैं दिव्यांग नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया। फिर पूछता है EWS, जैसे कि आपने सुना होगा इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। तो जो भी सामान्य दर्जे के लोग हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी में आते हैं और उसमें भी EWS के अंतर्गत आते हैं इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन में, वो लोग यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो भी EWS का डिस्क्रिप्शन डेटा होगा वो बताएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल करना होगा आप रैंडमली अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। आपके पास जो भी आपकी ईमेल होगी, जैसे मैंने यहाँ पे aa@gmail.com लिख दिया। फिर अब आपसे पूछता है यहाँ पर आपका एड्रेस। तो मैंने कहा XYZ मेरा एड्रेस है, XYZ मैंने यहाँ पर भी फिल किया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और प्रयागराज महाकुंभ एरिया आपका है ना, बहुत ही फेमस जगह, और मैंने वहाँ का एक पिन कोड भी फिल कर दिया है।
अब यहाँ पर पूछता है कि आपकी योग्यता क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे भी ऊपर की है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे, है ना। ग्रेजुएशन और हायर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, 10th है, 12th है ना, या 10th प्लस ITI है, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा आप सेलेक्ट करिएगा। फिर पूछेगा आपने जिस भी अपने डिग्री को यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है, जिस भी अपनी उच्चतम शैक्षिक योग्यता का आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया, वह किस वर्ष में पूर्ण हो चुकी है। तो जैसे हमने कहा यहाँ पर 2020 में। फिर अब उसका यहाँ पर कहता है आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट यानी कि इंडिविजुअली या किसी संस्थान के द्वारा। तो जैसे मैंने कहा मुझे संस्थान के द्वारा अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या देखिए, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान का ऑप्शन सेलेक्ट किया। हालांकि अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बस आपको डायरेक्ट करने पर क्या करना है, डायरेक्ट अपने किस मंथ में एग्ज़ाम देना होता है, किस मंथ का ऑप्शन यहाँ एक्टिव है, वो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मुझे संस्थान के द्वारा करना था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया और इंस्टीट्यूट में कहता है किस स्थान का इंस्टीट्यूट, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद अब कहता है कि इंस्टीट्यूट का नाम बताइए। अगर आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर याद है ना, तो आप उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे कॉमन सर्विस सेंटर इलाहाबाद का एक जो नाइलेट का रजिस्टर्ड संस्थान है, जो कि मेरा खुद का संस्थान है ना, जो कि डीवोट कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट के नाम से रन करता है, या फिर ऋषभ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से भी रन करता है। तो उस संस्थान में डायरेक्टली मुझे किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, अपने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का एक डिस्क्रिप्शन डिटेल यानी कि नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाया 70,986 मेरे संस्थान का एक्रेडिट नंबर है, जो कि नाइलेट के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा। तो मैंने अपने संस्थान का नाम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि किस परीक्षा के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं। जिस भी परीक्षा के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस परीक्षा का आप यहाँ पर नाम सेलेक्ट करते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर बता रहा है कि जनवरी 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा, हमने उसे सिलेक्शन में लिया। अब आपको यहाँ पर बताता है कि पहले तो आपके 600 रुपये पेमेंट करती थी, मतलब 590 रुपये समथिंग जो आपके ट्रांजेक्शन चार्ज लग जाएँ वो। और अब क्या हुआ है कि नाइलेट ने फ़ीस को घटा करके 500 ही कर दिया है। तो आपका यहाँ पर आप जैसे ही जनवरी 2026 का सेशन सेलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश पहला एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर डेटा देखना चाहते हैं। तो हालांकि प्रयागराज तो ब्लैक लिस्टेड है नकल के कारण, तो आपको देखिए पी से प्रयागराज का कहीं ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे मिर्ज़ापुर को, ठीक है, जो कि प्रयागराज के काफ़ी करीब है, या फिर कौशाम्बी, वो भी काफ़ी पास में है। और फिर उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहता है कि आपने पहला सेंटर तो सेलेक्ट कर लिया, अब दूसरा सेंटर क्या सेलेक्ट करना है आपको। तो हमने परीक्षा केंद्र 2 यहाँ पर सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश के लिए फिर से, और उसका नाम हमने दे दिया वाराणसी। तो मेरा पहला एग्जामिनेशन सेंटर मैंने प्रेफर किया है मिर्ज़ापुर का और दूसरा वाराणसी का। हालांकि दोनों आसपास ही हैं, तो कहीं पर भी सेंटर मिल जाए मुझे कोई इशू नहीं है। समस्या उनके लिए होती है जो बच्चे नकल करके पास होना चाहते हैं। तो अब उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड करने कहता है। तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होगा वो आधार नंबर आप फिल करिएगा। फिर उसके बाद आपसे कहेगा आपका जो ABC ID नंबर हो वो आप यहाँ पर फिल करिए, जो कि कंपलसरी होता है। इसके बिना अब नाइलेट रजिस्ट्रेशन आपसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। सबसे कंपलसरी आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास ABC ID जिसे आप एकेडमिक बैंक क्रेडिट ID कहते हैं, अगर ये नहीं है तो आप अपने CCC या नाइलेट सेंटर के किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। हालांकि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको APAR ID यानी ABC ID कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनको कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए हम CCC का फॉर्म फिल करते हैं और अगली इन्फॉर्मेशन हम अपने अगले वीडियो पर देखेंगे, जो कि मैं आपके लिए बनाऊंगा APAR ID यानी ABC ID से जुड़ी संबंधित जानकारियों के विषय में। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहता है अपलोड योर फोटोग्राफ, आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया।
कह रहा है कि आप कौन सी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं, कोई फ़ोटो आप पास अवेलेबल है। तो मैंने अब जैसे ही क्लिक किया तो पूछता है आपकी किस लोकेशन पर फ़ोटो है। तो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप की लोकेशन सेलेक्ट की है और सेलेक्ट करने के बाद अब आप पास जो भी फ़ोटो अवेलेबल होगी आप उस फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने जैसे क्या किया, यहाँ पर देखिए एक लोगो था मेरे पास संस्थान का, उसको सेलेक्ट किया और उस पर राइट क्लिक करते हैं, क्योंकि देखिए फ़ोटो को बनाना बहुत आवश्यक है। अगर आप फ़ोटो को उसके डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया पर जो उसने ऑप्शन दिया उस जैसा नहीं बनाते हैं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एक लोगो वाली फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया, ओपन कमांड पे क्लिक किया। अब आप देख सकते कह रहा है फ़ोटो फाइल साइज़ शुड बी 5 to 50 KB। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखिए, अगर टिप देखना चाहते हैं तो आपको टिप में बताएगा भी कि आपको फ़ोटो कितनी साइज़ में रखनी है, कितनी पिक्सल होनी चाहिए, हाइट वेट सारी चीज़ें, मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, DPI आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं सबसे पहले कहता है कि कंडीशन 5 से 50 KB के बीच में आपको फ़ोटो रखनी है। डायमेंशन जो होगी उसकी 132 आपकी जो है वो आपकी विड्थ होगी और 170 जो आपके है वो आपकी हाइट होगी। हालांकि देखिए आगे आपको डिस्क्रिप्शन में इसने दिखाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस परिस्थिति में अपनी इमेज को जब बनाएंगे तब वो अपलोड होगी। तो एग्जांपल के लिए देखिए उसने यहाँ पर एक बटन प्रोवाइड की है, हेल्प टिप टू रिसाइज इमेज। क्लिक करेंगे आप, देखिए आपको पूरा डिस्क्रिप्शन इसने क्या किया यहाँ पर बना करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ये समझ पाते हैं तो अच्छी बात, नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ। मैंने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम अपनी इमेज पर आते हैं जो भी मुझे अपलोड करनी है, उस पर कर्सर रखा, माउस की राइट बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही आप माउस की राइट बटन यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं इस इमेज के साथ। तो मैंने इसे ओपन विद सेक्शन पे कर्सर रखा। मैंने कहा इस इमेज को ओपन करो मेरे माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन के साथ। और जब आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज आपको आपके पेंट एप्लीकेशन में देखने को मिल रही है। तो मैंने कहा हालांकि ये तो एक मेरी रैंडम इमेज है जनरली, तो मुझे कोई किसी पर्सन की इमेज यहाँ पे रखनी भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अब उसका देखिए मैंने यहाँ पे रिसाइज एंड स्किप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, या कहीं पर आपको क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके वर्जन में। तो हमने रिसाइज पे क्लिक किया। रिसाइज पे क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पर रिसाइज में परसेंट के थ्रू रिसाइज या पिक्सल के थ्रू। तो मैंने कहा पिक्सल के थ्रू, क्योंकि मुझे पिक्सल एग्जैक्ट बनाना काफ़ी आसान लगता है। तो अब यहाँ पर कहता है कि देखिए यहाँ पर आपका एक प्रोपोर्शनेट ऑप्शन होता है जो कि दोनों को कनेक्ट रखता है। अगर मैंने कहा मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली 132 रखना है देखिए, तो वर्टिकली भी वो 132 हो गया। तो मैंने क्या किया, इस प्रोपोर्शन को ऑफ कर दिया। ये कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, ये लिंक जो होता है आपका इसे ब्रेक करना होगा। तब आप यहाँ पर देखिए 132 या कुछ भी लिखते हैं तो उसका इफेक्ट आपके वर्टिकल सेक्शन पर नहीं पड़ता। हालांकि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंडीशन को 132 रख दिया और वर्टिकल को मैंने 170 रख दिया, जैसे कि वहाँ पर मांगा गया था। एंड देन ओके की बटन पे क्लिक किया। अब आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है आपके उस फॉर्म पर अपलोड होने के लिए। हालांकि मैंने डबल क्लिक किया, देखिए डबल क्लिक करते ही इनवैलिड इमेज फाउंड, फेशियल फीचर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, तो हमारी ये लोगो वाली इमेज को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम कोई दूसरी इमेज यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मेरे पास एक और इमेज है, इस पर हम क्या करते हैं, वर्क करके देखते हैं। अगर नहीं इस पर वर्क होता तो मैं आपके लिए एक ओरिजिनल इमेज फिर अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम सेम सिचुएशन यहाँ पर रखते हैं। अपनी इमेज को रिसाइज करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल जो वैल्यू रखी वो 132 एंड वर्टिकल 170। ओके किया, इमेज को सेव करते हैं और फिर से एक बार इमेज को अप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये हमारी इमेजेस को अपलोड कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो इसने इमेज को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आई थिंक मुझे अब ओरिजिनल इमेज को ही अपलोड करना होगा। तो मैं अपने डाउनलोड्स पर आता हूँ, अपनी इमेज पर कर्सर रखता हूँ। मैं इमेज पर कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं उसे। ओपन करने के बाद पेंट पर आते हैं और जैसे ही हम देखिए पेंट पर आकर यहाँ पर क्या करते हैं, रिसाइज पे क्लिक करते हैं। तो रिसाइज पे आते ही अपनी इमेज को 132 विड्थ एंड 170 मैंने हाइट प्रोवाइड की, सेव किया एंड इमेज का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अच्छा, चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करिएगा
आपको राइट क्लिक करने पर देखिए रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, आप रीनेम कर सकते हैं, या फिर F2 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो भी रीनेम फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। अब मैंने अपनी पिक्चर को यहाँ अपलोड कर दिया, देखिए पिक्चर मेरी अपलोड हो चुकी है। सिग्नेचर सेक्शन पर आते हैं और सिग्नेचर को भी मैं ओरिजिनली अपलोड करता हूँ। तो मैंने अपनी सिग्नेचर पे कर्सर रखा, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद सेक्शन पर आते हैं। यहाँ आते ही पेंट ऑप्शन पर जाना है आपको, और पेंट पर जाने के बाद अब आपको क्या करना है, रिसाइज फंक्शन पे आना है। रिसाइज पे आप जैसे ही आते हैं तो पूछता है हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली इस बार मैंने क्या किया 170 सिचुएशन रखी है एंड वर्टिकली 132। देख सकते हैं आप मेरा सिग्नेचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, अपनी इमेज के नाम को एडिट कर देते हैं, और सिग्नेचर के नाम को एडिट करते हैं। सिग्नेचर द फाइल साइज 520। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मेरे सिग्नेचर की साइज़ थोड़ा सा डिफ़र है। हाँ, तो इसकी साइज़ जो है वो है 3.40 KB, जो कि 5 KB से कम है। तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो फिर से हम अपनी इमेज को पेंट के साथ ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद रिसाइज पर आते हैं और जो इसका परसेंट लेवल 100 था उसे 200 कर देते हैं, और उसके बाद अपनी इमेज को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं इमेज की साइज़ जो है वो 7.1 KB आपको देखने को मिल रही है। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने रिसाइज फंक्शन पे क्लिक करिए, पिक्सेल्स पर आकर के फिर से एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 170 आपकी जो हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो, और वर्टिकल आपको 132 फॉर्मेट मिलता है। आप इसे बना करके सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके फिर से एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी इमेज अपलोड हो रही है। नहीं, तो मुझे लगता है कि मैंने इमेज की साइज़ को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है। तो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी इमेज को यहाँ पर अपलोड करके देख लेता हूँ। दूसरे सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या क्या मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे का सिग्नेचर राइट क्लिक करके ओपन किया। ओपन विथ पेंट पर आते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इमेज की साइज़ क्या है, सिचुएशन क्वालिटी क्या है। तो हालांकि मैंने इसे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, देखिए 170 × 132 है ना। तो इस सिग्नेचर को मैं डायरेक्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। देखिए हमने सिग्नेचर को अपलोड किया। थंब इम्प्रेशन की कंडीशन आती है, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने फिंगर के अपने हैंड के क्या करना है, लेफ़्ट हैंड के थंब को इंक पैड पर लगाने के बाद लाइट सिचुएशन में किसी वाइट पेपर पर क्या करेंगे, अपने अंगूठे का निशान लगाते हैं। और उसके बाद देखिए कुछ ऐसी बेहतर कंडीशन में आप क्या करते हैं, अपने एक थंब इम्प्रेशन को अपलोड करते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर एक रैंडम डेटा अपलोड कर रहा हूँ, किसी भी तरह कोई पर्सनल डिटेल मैंने अपलोड नहीं की है, ठीक है। तो अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता था डिक्लेरेशन का, जहाँ पर आपने जो नाम अपना फिल किया होगा उस नाम की डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और कैप्चा फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि आपके लिए आपकी जो आपार आईडी है वो कंपलसरी है। आप जब तक अपनी आपार आईडी को यहाँ फिल नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है इनवैलिड आपार, इफ़ नॉट जनरेटेड प्लीज़ जनरेट और करेक्ट एंड एंटर। तो आपको मैंने पूरी तरह से यहाँ पर फॉर्म को फिल करना, फ़ोटो कैसे बना करके अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे रखना है, या थंब इम्प्रेशन आपको कैसे बनाना है, वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है उसकी साइज़ और कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट सेम है, कि आपको 5 से 20 पिक्सल के बीच में दोनों चीज़ों को रखना होता है। और इनकी जो विड्थ है वो 170 पिक्सल एंड जो हाइट होती है वो 132 पिक्सल आपको रखनी होती है। आपकी जो फ़ोटो होती है आपको ध्यान रखना है वो आपकी 132 पिक्सल विड्थ एंड 170 पिक्सल आपकी हाइट होगी, ठीक है। और इतना डिस्क्रिप्शन फिल करने के बाद आप क्या करते हैं, बस डिक्लेरेशन को टिक करके सबमिट कर सकते हैं। अब हालांकि हमने यहाँ पर कोई भी ओरिजिनल आपार आईडी यानी ABC आईडी, जिसे एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी कहते हैं, वो फिल नहीं किया है। तो अब आप इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट नहीं कर सकते, बट मैंने आपको सारे पैटर्न, प्रोसीजर, कंप्लीट डेटा यहाँ पर बता दिया कि आपको कैसे वर्क करना है। तो हम अपनी अगली वीडियो पर जब आएंगे तो मैं आपको वहाँ पर आपार आईडी, जिसे ABC यानी एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी कहते हैं, जहाँ पर डिजिलॉकर के थ्रू
जैसे कि आपको आपकी सारी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, वैसे ही आपकी जितनी भी बचपन से लेकर के आगे तक की पढ़ाई होगी उन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन डेटा जो होता है वो गवर्नमेंट अब स्टोर करके रखेगी। तो उस एकेडमिक बैंक क्रेडिट आईडी को कैसे बनाया जाता है, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको आपके अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने अगले वीडियो पर देखते हैं इसकी पेमेंट्स वगैरह आपको कैसे करनी होती हैं। ठीक है, हालांकि आप जब फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपके सामने ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड दोनों ऑप्शन होते हैं। तो जनरली आप प्रेफर करते हैं अपने ऑनलाइन मोड को, जहां पर आप अपने यूपीआई यानी गूगल पे या फिर आपके पास जो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उसके थ्रू भी आप यहां पर अपनी पेमेंट को कर सकते हैं, या कुछ लोग अपनी यूपीआई आईडी को फिल करके अपने गूगल पे के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस भी दे सकते हैं पेमेंट का। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो।